और शिमला से इस वक्त बड़ी खबर है। संस्थानों को डी नोटिफाई करने से मामला जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई 4 हफ्तों बाद होगी। बीजेपी नेता बिक्रम सिंह और सुरेश कश्यप ने ये याचिका डाली है। हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाओं को क्लब कर दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार से बाकायदा जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने याचिका में संशोधन का भी इजाजत दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि शिमला से बड़ी खबर है, जहां संस्थानों को डी नोटिफाई करने का मामला जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट में मामले पर 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। बीजेपी नेता बिक्रम सिंह और सुरेश कश्यप ने याचिका डाली थी, जिसे हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाओं को क्लब कर दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार से बाकायदा जवाब तलब किया है और हाईकोर्ट ने याचिका में संशोधन की भी इजाजत दी है। और हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, डी नोटिफाई का मामला सरकार बनने के बाद ही एक तरह से सुर्खियों में रहा था और अब ये पूरा मामला कोर्ट पे पहुंच गया है। जी अबू, बिल्कुल। राज्य में और कांग्रेस सरकार ने जो पूर्व सरकार के समय खोले गए दफ्तरों को डी नोटिफाई किया था और उसके खिलाफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने उन्होंने सरकार के इस फैसले को चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट ने आज सुनवाई इस मामले की है और 4 सप्ताह बाद अब दोबारा से इस मामले की सुनवाई होगी। याचिका में कांगड़ा जिला के जो जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहां से चुनाव से पहले खोले गए एसडीएम कार्यालय कोटला, बेहड़ और रक्कड़ के अलावा डाडासीबा ब्लॉक में जो कार्यालय खोले गए थे और उनको बंद करने वाले आदेशों को चुनौती दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी जो प्रदेश में करीब 900 के करीब संस्थान जो हैं, तो उनको सुकू सरकार ने बंद किया था, उस फैसले को चुनौती दी है। और जो भाजपा की तरफ से और याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो ये अपील कोर्ट के समक्ष की गई है, उसमें ये कहा गया है कि बिना कैबिनेट के ही, मतलब कैबिनेट गठन के पूर्व ही जो है तो सरकार ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों को रद्द कर दिया है। ये असंवैधानिक, इस गैर कानूनी, इस पूरी बात को याचिकाकर्ताओं ने कहा है और कोर्ट से गुहार लगाई है कि इसको गैर कानूनी करार दिया जाए और सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया जाए। कोर्ट ने बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरह से कोर्ट ने 4 हफ्तों बाद इस मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार हुआ है, तो क्या इसे कांग्रेस की जो नई सरकार बनी हिमाचल में, इसके लिए एक बड़ा झटका भी माना जाए? अब अभी तो ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी सरकार की कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। जो पिटीशन दोनों याचिकाकर्ताओं ने डाली है कोर्ट में, उसके ऊपर सरकार की तरफ से जवाब मांगा गया है। जब जवाब सरकार की तरफ से आएगा, क्या जवाब सरकार देती है, उसके बाद ही फिर कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कहा जा सकता है कि कोर्ट का रुख किस तरफ जाता हुआ लग रहा है। क्योंकि फिलहाल अभी सिर्फ एक्सेप्ट कोर्ट ने किया है और इसके अलावा जो एक अपील की गई थी याचिकाकर्ताओं के जो वकील हैं, उनकी तरफ से कुछ संशोधन करना उन्होंने कहा था कि जो संस्थान है वो पूरे अभी शामिल नहीं हुए हैं। जब याचिका दायर कोर्ट में की गई थी, उसके बाद भी कुछ संस्थानों को डी नोटिफाई किया गया, तो उनको भी शामिल करना चाह रहे हैं। इसके ऊपर कोर्ट ने अनुमति दे दी है कि जो संशोधन या याचिकाकर्ता करना चाह रहे हैं वो संशोधन कर सकते हैं। और जो मामले की सुनवाई है, ये क्योंकि छुट्टियां अब हाई कोर्ट में पड़ रही हैं, कोर्ट में पड़ रही हैं, तो अगर जरूरी हुआ तो छुट्टियों के दौरान 4 सप्ताह के बाद इसकी सुनवाई होगी। और अगर उस वक्त न्यायाधीश को तत्काल परिस्थितियों के अनुसार अगर लगता है कि बाद में इसकी सुनवाई की जा सकती है, तो छुट्टियों के बाद भी की जा सकती है। लेकिन फिलहाल अभी 4 सप्ताह के बाद ही जो तो इस मामले की सुनवाई होगी। और इसमें अगर दोनों पक्षों की हम बात करें, जहां एजी की तरफ से, सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता होता है, उन्होंने इसको कहा था कि ये गुणवत्ताहीन है जो याचिका है, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट जरूर किया है। ये हम कह सकते हैं कि जरूर भाजपा के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है और मामले पर सुनवाई जारी है। लेकिन कांग्रेस अब या सरकार, सुखू सरकार क्या इसके ऊपर स्टैंड रखती है, महाधिवक्ता क्या दलील पेश करते हैं कोर्ट में, ये बड़ी बात देखने की होगी। क्योंकि बार बार जब हम राजनीतिक गलियारों में बयान आते हैं तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार कहते हैं कि पूर्व सरकार के द्वारा भी 2017 में इस प्रकार के फैसले लिए गए थे और
वीरभद्र सरकार द्वारा, तत्कालीन वीरभद्र सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों को बंद करने के ऊपर निर्णय लिया गया था। तो अब ये देखना होगा कि क्या जो स्टैंड है वो कोर्ट में रहता है। इसके अलावा हम अगर कहें तो जो पॉइंट जो भाजपा की तरफ से उठाया जा रहा है या बिल्कुल राजेंद्र, देखिए ये कोर्ट का फैसला क्या होगा ये तो अलग बात है, 4 हफ्तों के बाद इस पर सुनवाई होगी, लेकिन ये बीजेपी के हिसाब से भी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो संस्थानों की जो संख्या है वो बहुत अधिक है, 900 के करीब संस्थान है। और जो भाजपा जो पॉइंट लेकर चली है वो पॉइंट यही लेकर चले हैं कि कैबिनेट के फैसले हैं, कैबिनेट की मंजूरी के बाद इन संस्थानों को खोला गया है। और जब कांग्रेस सरकार ने इन संस्थानों को डी नोटिफाई किया है तो वो सिर्फ उन विधायक जिनके अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था, उन विधायकों की सिफारिश पर, क्योंकि 6 कमेटियां कांग्रेस ने बनाई थी और उन कमेटियों के सुझाव के बाद जो है तो वो सरकार ने निर्णय लिया है। यही भाजपा कोर्ट में लेकर गई है, हाई कोर्ट में लेकर गई है कि ये गैर कानूनी है। जो कैबिनेट के फैसले हैं उनको कैबिनेट ही रद्द कर सकती है, विधायकों की कमेटियां उनको रद्द नहीं कर सकती है। ये जो कानूनी पेच है वो दोनों याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में रखा गया है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस जो ये पॉइंट कानूनी पहलू रखा गया है कोर्ट में, तो कोर्ट इसको किस नजरिए से देखता है और जो एजी हैं जो सरकार का पक्ष रखते हैं वो इसका क्या जवाब कोर्ट में देते हैं। ये बड़ा पहलू है जिसके ऊपर सबकी निगाहें रहेंगी और आने वाले समय में 4 सप्ताह के बाद कोर्ट की तरफ से क्या फैसला रहता है ये भी अब दिलचस्प रहने वाला है। बिल्कुल राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि कोर्ट पे पूरा मामला पहुंचा है, 4 हफ्तों के बाद इस पर सुनवाई होगी, लेकिन ये पूरा मामला डी नोटिफाई करने का मामला हाईकोर्ट पे, इस मामले पर 4 हफ्तों बाद सुनवाई होगी। लेकिन ये मामला बीजेपी और कांग्रेस दोनों के एतबार से बहुत अहम है, क्योंकि सरकार बनने के बाद जिस तरह से सरकार ने बीजेपी सरकार के कई फैसलों को डी नोटिफाई किया है, ऐसे में बीजेपी ने इस पर सवाल भी उठाया था और अब यह मामला कोर्ट में है, तो यह देखना बहुत अहम होगा कि कोर्ट में इस पर कोर्ट का क्या कुछ रुख होता है और क्या कुछ फैसला होता है। उधर हिमाचल में मंत्रियों में विभाग बांटने से पहले सीपीएस को विभागों का जिम्मा मिलने लगा है। बता दें कि मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी सीएम के अधीन काम करेंगे, साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क, स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग का कार्य भी देखेंगे। यह आदेश जारी हो गया है। वहीं सीएम के अधीन विभागों की जिम्मेदारी मिलने पर सीपीएस संजय अवस्थी ने सीएम सुक्खू और पार्टी आलाकमान का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि विभाग के कामकाज को लेकर जल्द रोडमैप तैयार होगा। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा अपने मुख्यमंत्री माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और विशेषतः अपने नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। और अब जब जिम्मेवारी मिलती है तो फिर अपना रोड मैप भी बनाना होता है और मैं भरसक प्रयास करूंगा कि जो उनकी आशा अपेक्षाएं मुझसे हैं मैं उनके अनुरूप काम करूं और उससे भी बढ़ चढ़ कर कार्य करूं। आई एंजॉय वर्क और सीएम साहब का भी एक फंडा है कि वो उनका काम उनका स्वभाव में है और मुझे काम करने का आनंद आएगा और जो जिम्मेवारी मुझे दी है उसे मैं बखूबी निभाऊंगा। और जो जनादेश हमें मिला है और जो जनता की हमसे अपेक्षाएं हैं उन पे खरा उतरने का हम प्रयास करूंगा और मैं एक महत्वपूर्ण भूमिका सरकार में मैं निभाने का प्रयास करूंगा। तो उधर हिमाचल कैबिनेट की पहली बैठक 13 जनवरी को सचिवालय में होगी। यह बैठक सीएम सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में होगी, जिस पर सीएम सुक्खू ने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, साथ ही और भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। वहीं मंत्रियों को विभागों के बंटवारे पर सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि जल्द आवंटित होंगे विभाग। कैबिनेट की पहली बैठक में ही ओपीएस लागू होगा। कैबिनेट को आने दीजिए, आपको और बता देंगे। 13 तारीख को हम पहली कैबिनेट करेंगे। ओपीएस आपने वायदा भी किया है? नहीं, हमने कहा है उसको हम पहली कैबिनेट में हमने ओपीएस लागू करने की बात की है। जो आप कह रहे हैं निश्चित तौर पर ओपीएस को पहली कैबिनेट में हम लागू करेंगे। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के मशिल सेक्टर में 14 डोगरा रेजिमेंट के 3 जवान शहीद हो गए। इनमें से 2 जवान हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। बता दें कि ये जवान जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के मशिल सेक्टर में तैनात थे और मंगलवार देर रात को अग्रिम क्षेत्र में नियमित गश्त पर थे, तभी इनका वाहन गहरी खाई में गिर गया था। वहीं जवानों की शहादत पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने
शोक जताया है और दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की। साथ ही शोक संपन्न परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। जो ये घटना हुई है, मैं उन परिवारों के प्रति जो हिमाचल और दूसरी जगह से भी है अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं कि वो देश के लिए शहीद हुए। भगवान उनके परिवार को हौसला दे। अपना परिवार का एक सदस्य उन लोगों ने खोया है। कांग्रेस सरकार उनके साथ खड़ी है। कैबिनेट मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत में मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि वो प्रदेश की आर्थिक और इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए संजीदगी से काम करेंगे। सुक्खू कैबिनेट के मंत्रियों के जो है कार्यभार संभालने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कर्नल धनीराम शांडिल ने जो है एक बार फिर से कुर्सी संभाल ली है। मंत्री की इस वक्त हमारे साथ है। कर्नल साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से जो है जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है और भरोसा तो आप पर जताया था, चाहे हाईकमान हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा अपना मानना है कि जो अपना लोकतंत्र का उत्सव है, इसमें सभी की भागीदारी है। जो हमारी जनता जनार्दन आज हमें पुष्प भेंट कर रही है, इतना सत्कार दे रही है, इन्हीं सबके कारण हम इन कुर्सियों पर बैठे हैं। अब हमारा अपना कर्तव्य निर्वहन करने का समय आ गया है और जो हम लोगों ने इस हमारे आदरणीय सुखविंदर सुक्खू जी के नेतृत्व में जितने भी हम चुनकर आए हैं या जो मंत्री पद ग्रहण किए हैं, उनका सबका दायित्व बनता है कि हम उन वादों को पूरा करें जो हमने बातें कही हैं। मेरा अपना मानना है कि हमें अपनी संजीदगी से इस ओर काम करना है और आप देखेंगे कि हम नीतिगत रूप से चलेंगे, अपनी आज की समस्याओं को समझेंगे, जिस प्रकार का प्रयोग खासकर आर्थिकी पे है उस पर ध्यान देंगे। अनुभव आपको बहुत ज्यादा है, तो क्या लगता है फिर भी इस बार क्या चुनौतियां हैं आपके सामने, प्रदेश के सामने? मेरा मानना है कि हम एक बड़ी आर्थिक स्थिति जो जैसी होनी नहीं चाहिए थी, इस प्रकार की आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। इसलिए सबसे पहला दायित्व हमारा बनता है कि हमने जो अपने घोषणा पत्र में वादे किए हैं उनको पूरा करें। हम ओपीएस का पहला हमारा था निर्णय, जो आपने देखा होगा हमारे शीर्ष नेतृत्व में जो श्रीमती प्रियंका गांधी आई थी सोलन में, पहली बात उन्होंने ही कही थी कि पहली कैबिनेट में हम ओपीएस को देंगे, महिलाओं को सम्मान राशि देंगे, युवाओं को जो मैं समझता हूँ बेरोजगारी का आलम आप देख रहे हैं, उनको जो बिना ब्याज का ऋण देगा वो अवश्य देंगे। इस प्रकार से हम नीतिगत रूप से चाहते हैं कि जो यहाँ की माँ प्रकृति की इतनी बड़ी खजाना हमारे पास भरा पड़ा है उसका पूर्ण दोहन करें और एक अच्छी पर्यटन नीति को लेकर युवाओं की बेरोजगारी का उन्मूलन करने की तरफ बढ़े। 13 तारीख को कैबिनेट है दोपहर 12 बजे, तो हम क्या मानकर चलें? ओपीएस तो है ही और रोजगार का वादा आप कर रहे हैं, और क्या बड़े फैसले जो है हो सकते हैं, या फिर हम ये मानकर चलें कि जो आपने घोषणाएं की थी, जो वादे किए थे, जो पहली कैबिनेट में होने हैं वही होंगे? हाँ, ये चरणबद्ध तरीके से ही सब कुछ होगा। वैसे कैबिनेट से पहले हमेशा कोर कमेटी की मीटिंग हुआ करती है, उसमें भी हम इसको ध्यान देंगे। मेरा मानना है कि हम जो चुनौतियां आम पब्लिक को पता है और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा देनदारी है। हमारे पास 2016 के बाद एडीए नहीं दिया गया है, जो कि ऑलमोस्ट बड़े अच्छे, मैं तो इतना याद नहीं है पर आई थिंक गोज इनटू 1000 करोड़ में भी इवन 5000 करोड़। तो हमें ये भी देखना है कि जिनकी जो अदायगी हमने कर्मचारियों को करनी उसे हम किस प्रकार से करेंगे। हाँ, वो जरूरी है उनको दिया जाए, क्यों कि ठगा सा महसूस करता है कर्मचारी, इनके बल पे हम पूरी ब्यूरोक्रेसी के इससे हम चलाते हैं। अगर वो घर जाकर ये उनके पूछें कि उनको एडीए तक नहीं दिया गया, तो आगे आने वाली जो हमारी पेंशन स्कीम्स है और दूसरी हम सोच रहे हैं उसके लिए ये जरूर है कि हमारी कैबिनेट में इन बातों पर अवश्य विचार होगा। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, पोर्टफोलियो कब तक जो है एलोकेट हो जाएंगे सर? देखिए, पोर्टफोलियो मैं समझता हूँ शीर्ष नेतृत्व के अधीन है और जिस प्रकार से कोई काम बांटा जाएगा उसे ग्रहण किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। जिसको जो जिम्मेवारी होगी सब मिलजुल कर काम करेंगे और सहर्ष जिम्मेवारी को निभाएंगे, ताकि जिसके लिए लोगों ने यहाँ भेजा हो काम हम पूरा करें। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको आगे कार्य।
थैंक यू सो मच। कर्नल धनराम शांडिल ने जो है अब कार्यभार संभाल लिया है मंत्री के रूप में, तो कह रहे हैं कि संजीदगी के साथ जो है काम करेंगे और बड़ा ऐलान यहां से ये कर रहे हैं कि जो डीए ड्यू है, एरिया ड्यू है, उसको लेकर भी जल्द जो है फैसला किया जाएगा। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज 18 हिमाचल। उधर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी कार्यभार संभालने के बाद बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश आर्थिक तौर पर कंगाल हो चुका है और सरकारी कर्मचारियों को कर्ज लेकर वेतन देना पड़ रहा है। प्रदेश को पूर्व की जयराम सरकार ने ही कंगाल किया है, जिसके चलते वेतन के लिए हर महीने 1000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा है। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार चुनाव के समय किए गए सभी वादे पूरे करेगी। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि भाई जो प्रदेश सरकार है वो कंगाल है, हमारे सरकारी खजाने खाली हैं और पूर्व की सरकार द्वारा लगभग 75,000 करोड़ रुपए का लोन इस प्रदेश पे छोड़ा गया था और 5,000 करोड़ रुपए की हमारे को अभी देन लाइबिलिटीज है जो पूर्व सरकार की, जिसको हमने चुकाना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो एक सबसे बड़ी चुनौती है। हमको हमारे पास आज डे टू डे खर्चा चलाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को पैसा देने के लिए 1000 करोड़ रुपया हमको हर महीने जनवरी, फरवरी, मार्च तक हमको जो है वो उठाना पड़ेगा। पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा जो है वो 4.5 साल कोई काम नहीं किया गया। लास्ट में जो है वो 900 के करीब संस्थाएं खोल दी, कोई पैरामीटर पे नहीं बैठती थी, कोई फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं थी, कोई बजट का प्रोविजन नहीं था और अगर इसको चलाने के लिए हमको लगभग 5,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी, जो हमारे पास नहीं है। उसको डीनोटिफाई करके किया है और जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पे उनको दोबारा से चालू किया जाएगा। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं हमारे पास, मगर हम ये आश्वासन दिलाना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश की जनता को कि जिस आशा और विश्वास से हमको उन्होंने सत्ता सौंपी है, हम उस पर खरा उतरेंगे। जब भी हमारी कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग होगी, ओपीएस को हम लागू करेंगे। निश्चित रूप में 13 तारीख को पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस पे जो है वो मोहर लगने वाली है। और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे हमने कहा है कि 1 लाख लोगों को हम देंगे, कुछ को सरकारी क्षेत्र में देंगे, कुछ को प्राइवेट सेक्टर में देंगे। तो हमको एक अपना रोड मैप तो हमको जो है बनाना पड़ेगा ना। हमको 1 लाख नौकरियां हम एक दिन में या एक महीने में नहीं दे पाएंगे। हमको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, किस तरह से हमको जो है वो फेज्ड मैनर में हमको आगे बढ़ना है। तीसरी जो हमारी प्रॉमिस है हिमाचल की जनता से, 1500 रुपए जो हमने महिलाओं को 18 से 60 साल की महिलाओं को देना है, उसके लिए भी हमको रोड मैप और फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन उस पर कितना होगा, हम रिसोर्सेज कहाँ से पैदा करेंगे, किस फेज मैनर में हम किस कैटेगरी को हम कितने लोगों को दे पाएंगे। तो एक मंत्रिमंडल में इस सब पे विस्तृत रूप से चर्चा होगी और आगे का रोड मैप जो है वो तैयार किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने भी कार्यभार संभाल लिया है। कैबिनेट मंत्री की कुर्सी संभालने के बाद रोहित ठाकुर ने कहा कि जयराम सरकार ने चुनाव के लिए प्रदेश को आर्थिक संकट में डाल दिया। हालांकि कांग्रेस की सरकार पहली कैबिनेट में ओपीएस को लागू जरूर करेगी। कैबिनेट मंत्री के रूप में जो है रोहित ठाकुर ने यहां पर अपना कार्यभार संभाला है, कुर्सी पर विराजमान है। सर, क्या कहेंगे, ये कुर्सी जो है बहुत जिम्मेदारी भरी है, क्या लग रहा है आपको? जनता जनार्दन की सेवा भाव करने के लिए इस कुर्सी पे बैठे हैं और उनके आशीर्वाद से ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जो हमारा कांग्रेस पार्टी की जो हमेशा एक मैं समझता हूँ विचारधारा रही है पूरे हिमाचल का सर्वत्र विकास, उसके लिए हम आने वाले 5 वर्षों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्या चुनौतियां आप मानते हैं? चुनौती मैं समझता हूँ जीवन एक चुनौती है। हमारे को जो जिम्मेदारी मिली है वो एक तरह से, जिस तरह से वित्तीय स्थिति पूरे प्रदेश की किसी छुपी नहीं, लगभग कोई 75,000 करोड़ के आसपास का ऋण प्रदेश पर है। और जिस तरह से हमारी गत जयराम सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए आपके सरकारी संस्थान खोले थे, वो आपके सामने है। लगभग कोई 900 से ऊपर सरकारी संस्थान चुनावी लाभ लेने के लिए आपने खोले थे। मैं एक उदाहरण आपके समक्ष रखूंगा बिजली बोर्ड का। गत 40 वर्षों में, यानी 4 दशकों में, मात्र आपके 5 आपके, चाहे वो डिवीजन की बात हो, बिजली बोर्ड के डिवीजन की बात हो, मंडल की बात हो, सिर्फ 5 डिवीजन खोले, क्योंकि स्टाफ का अभाव रहता है, महत्वपूर्ण विभाग है। लेकिन इन्होंने चुनावी लाभ लेने के लिए अपने अंतिम कुछ महीनों के अंदर, 4-5 महीनों के अंदर 33 कार्यालय खोल दिए, जो एक तरह से मैं समझता हूं बहुत ही अनुचित था। अगर खोलने का समय होता तो समय रहते वित्तीय प्रबंध करते। 5 वर्ष में बात एक बड़ी बड़ी डबल इंजन की हुई। उदाहरण के तौर पे 69 नेशनल हाईवेज की बात नितिन गडकरी ने 2015 में की थी, अब तो 23 प्रारंभ हो चुका है। एक भी एनएच
हमारे को जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान प्राप्त नहीं हुआ। ये सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी हमारा एक अटल विश्वास है, दृढ़ संकल्प है। हम जनता जनार्दन को विश्वास दिलाते कि 5 वर्षों में हमने जो जनता जनार्दन से वादे किए हैं उसको चरणबद्ध तरीके से अमली जामा पहुंचाएंगे। अब आपकी पहली कैबिनेट भी निर्धारित हो गई है 13 जनवरी को दोपहर 12 बजे। ओपीएस तो आप लागू ही करेंगे, लेकिन उसके अलावा क्या क्या फैसले जो है, क्या वो वायदे उन पर मुहर लगेगी या कुछ और फैसले करेंगे? मैं समझता हूं जहां तक ओपीएस की बात है, इसमें तो हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारी राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी ने सोलन की रैली में जिसमें हमारी पूरा विशेषकर शिमला संसदीय क्षेत्र के बहुत से कार्यकर्ता जो यहाँ पर भी उपस्थित थे, वहां पर उन्होंने वचन पत्र दी थी। ये हमारा पहला, मैं समझता हूं, अपना जो हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा इस सरकार का, वो ओपीएस के माध्यम से होगा। और मैं आपको विश्वास लाता हूं कि जिस तरह के वादे जिनको बाद में भारतीय जनता पार्टी ने जुमलों में तब्दील कर दिया था, इस तरह के वादे नहीं होंगे। हम चरणबद्ध तरीके से जहां रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे, अपने आय के साधन को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ चरणबद्ध तरीके से इनको अमली जामा पहनाएंगे। शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद रणवीर जी। तो रोहित ठाकुर ने कहा है कि किस तरह से अब वो जो है आगे जो है काम करेंगे और प्राथमिकता पर जो काम है वो तो किए ही जाएंगे, लेकिन जो वायदे किए गए हैं चरणबद्ध तरीके से जो है उन्हें पूरा किया जाएगा। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18। प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्री बंद हो जाने पर कई दिनों से रोष रैली निकाली जा रही। इसी कड़ी में सोलन के दाड़ला घाट में ट्रक ऑपरेटर्स की ओर से रोष रैली निकाली जा रही थी। इस दौरान वहां से देहरा के विधायक होशियार सिंह शिमला जा रहे थे, तभी ट्रक ऑपरेटर्स ने देहरा विधायक को पहचान लिया और उनका घेराव करने लगे। वहीं ट्रक ऑपरेटर्स ने करीब 15 मिनट तक उनकी घेराबंदी कर स्पष्टीकरण मांगा, जिसका बचाव करते हुए होशियार सिंह ने अपना बयान पलट लिया और बोले कि विधानसभा में उठाऊंगा आपका पक्ष, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि विधायक ने सोशल मीडिया पर ट्रक ऑपरेटर्स के बारे में एक विवादित बयान दिया था, जिसमें होशियार सिंह ने कहा था कि ट्रक ऑपरेटर्स की दादागिरी की वजह से सीमेंट उद्योग बंद हुए हैं। ये जो सीमेंट इंडस्ट्री है, जिन्होंने अपने गेटों पर ताले लगाए हैं, ये बिल्कुल ही जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिना नोटिस के इन्होंने ताले लगाए हैं और इसको, इस इंडस्ट्री को जल्द से जल्द चालू करना चाहिए। विधानसभा में करेंगे इसको आप? इस मुद्दे को मैंने विधानसभा में जोर शोर से उठाना भी है, क्योंकि ये सीमेंट इंडस्ट्री की दादागिरी है, जो उनकी गुंडागर्दी है। और इसका जो मसला है, जल्द से जल्द इसका जो मसला बैठ करके सरकार और सीमेंट इंडस्ट्री बैठ करके और साथ ही में ट्रांसपोर्ट यूनियन बैठ करके इसका मसला जो है जल्द से जल्द इसको खत्म करें, ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले, हमारे लोगों के कारोबार शुरू हो। हमारे ट्रक यूनियन, ट्रांसपोर्ट यूनियन का जो भी मसला है, ये बैठ करके जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाए। मैं ट्रक यूनियन का समर्थन करता हूं और ट्रक यूनियन के साथ मैं बैठने को तैयार हूं। अगर कोई भी मेरी आवश्यकता है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी भी आवश्यकता है इसमें मध्यस्थता करने की, तो मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।